हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के साइंस 1 की शुरुआत और हम लोग करेंगे फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर बेस्ड और न्यूमेरिकल्स भी। तो मैं आपको इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन सब के आंसर्स भी देने वाला हूँ, इस चैप्टर के नोट्स भी देने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। हम लोग इसमें पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे फुल चैप्टर का, उसके बाद लास्ट पार्ट में इस चैप्टर के हम लोग करने वाले हैं। इसके नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा और साथ ही साथ मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके दूंगा आपको, ताकि आपको इजी पड़े सॉल्व करना जब एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आए इस चैप्टर पे बेस्ड। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ। So now we are going to study the chapter gravitation, which is fully based on gravitational force of Earth or any planet. So first of all, I will ask you that what is gravitational force? Of course, we are going to study about it in the whole chapter, so we should know that what is a gravitational force. So ये gravitational force क्या है? आप लोग सोचोगे कि हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स से आपको न्यूटन याद आता है, एप्पल याद आता है। एप्पल नीचे गिरा, न्यूटन को ग्रेविटेशन के बारे में पता चला, उसने हमको बताया, और ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग को अपने पास खींचता है। दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट यू ऑल वुड बी हैविंग इन योर माइंड. So in scientific language, how we will define the gravitational force is, the gravitational force is a universal force, and it acts not only between two objects on the earth but also between any two objects in the universe. So remember this definition. Okay, so this definition is very important, and in a question can be asked like define gravitational force. So at that time you cannot try it कि हाँ न्यूटन के सामने एप्पल पेड़ से नीचे गिर रहा था, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. You cannot try it, you will get 0 marks. So when you hear about gravitational force, तो आपको कुछ चीज़ें याद आती है डायरेक्टली, इमीडिएटली, like Newton and apple falling from the tree on the ground, and about the attraction of earth, that earth is attracting us towards it, and that is called gravitational force. Okay, so these are some things that are related to gravitational force that you recognize when I ask you about gravitational force. Am I right? I think so, I would be right. So this was the basic introduction about gravitation that I was saying. Then I would like to also ask about different effects of a force acting on an object. So what are the effects of a force acting on the object? तो एक फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है, मानो आपने किसी बॉल को ऐसे उछाला, तो उस पर कुछ फोर्स है, आपने फोर्स यूज़ किया उसको उछालने के लिए. सो उस पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंड इट कैन ऑल्सो चेंज इट्स शेप, साइज. ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, it stops from motion, then it gets accelerated और डी-एक्सेलरेटेड. सो ये सब चीज़ें होगी, ये सब अफेक्ट्स है ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. मतलब एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप कोई टॉय कार को ऐसे धक्का मारोगे, तो वो जो ऐसे स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब ऐसे ही पड़ी है, और आपने उसे धक्का मारा तो वो मोशन में आ गई, वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे मोशन में आएगी. तो देर इज़ अ चेंज, उसका अफेक्ट है, फोर्स का अफेक्ट हुआ उस पर, उसके वो मोशन में आ गई. वरना कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसे रोकने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं, सो दैट ऑब्जेक्ट स्टॉप्स. सो दिस आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. दिस ऑल small basic things I am telling you. Now next question, what types of forces are you familiar with? This is mentioned in a textbook on first page of this chapter. So I am also taking this so that as a introduction before starting with the chapter. So what types of forces are we familiar with? आपने बहुत सारे फोर्सेस पढ़े होंगे, 6th स्टैंडर्ड में भी, 7th स्टैंडर्ड में भी, 8th स्टैंडर्ड में. फोर्सेस के बारे में तो आपको हर स्टैंडर्ड में आया होगा.
So you can give me some examples in the comment section. I will be waiting for your answers. The next question let's do. What do you know about the gravitational force? Main that what we know about the gravitational force, that I asked you in the starting only, that what do you recognize when I talk about gravitational force. Okay, so now we discussed all these questions. Now let's go forward about our topic. Now you all know this man who is front of you. अभी ये सीन देख के तो आपको कुछ याद आ गया होगा अबाउट सर आइजैक न्यूटन, उनकी थियोरी ग्रेविटेशन, कैसे उन्होंने ढूंढा गुरुत्वाकर्षण, हिंदी में हम लोग ग्रेविटेशन को बोलते हैं. सो सर आइजैक न्यूटन, वहाँ पर पेड़ भी है, एप्पल भी है, एप्पल नीचे भी गिर रहा है, यू कैन सी इन द पिक्चर. तो अब इससे आपको क्या याद आता है कि सर आइजैक न्यूटन ने किस तरह ग्रेविटेशन को या ग्रेविटेशनल फोर्स उसे इन्वेंट किया कैसे. ये आपको याद आता है कि एक इंसिडेंट हुआ था कि उन्होंने ऐसे पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने देखा कि एप्पल खुद ब खुद नीचे गिर रहा है, उसे किसी ने तोड़ा नहीं और उसे ऐसे कुछ खींचा भी नहीं, कोई फोर्स नहीं अप्लाई हुआ. तो ये कौन सा फोर्स है जो इस पर अप्लाई हो रहा है? सो दैट वाज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट वाज इन्वेंटेड बाय द सर आइजैक न्यूटन, हु इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट. And he has done not only this discovery but many other discoveries also. So as we have learned, the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground, and he wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle to the vertical. Why do they not fly ऑफ इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो अभी हमने इतना तो जानते थे कि न्यूटन ने एक एप्पल को नीचे ग्राउंड पे गिरते हुए देखा, तो उससे उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जाना. बट अभी उनका एक क्वेश्चन था कि ये ऊपर से नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों आ रहा है, ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन में ऊपर से नीचे, वो ऐसे क्यों नहीं जा रहा है, ऐसे टेढ़े डायरेक्शन में, कुछ इस तरह, ये डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा, या फिर कुछ इस तरह क्यों भी नहीं जा रहा, ऐसे डायरेक्शंस में वो क्यों नहीं जा रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या फिर क्रॉस डायरेक्शन, इस डायरेक्शंस में जाके वो गिरता क्यों नहीं, सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों गिरता है, ये क्वेश्चन उनका था. अब इसका हम लोग को आंसर ढूंढना है. सो आफ्टर मच थॉट ही केम टू द कंक्लूजन दैट द अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल on the tree to the center of the earth is the vertical direction at the position of the apple, and thus the apple falls vertically downwards. So बहुत सोचने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन पे आए सर आइजैक न्यूटन. उन्होंने क्या बोला कि अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ एप्पल को, एंड ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो अर्थ के सेंटर में से आ रहा है, अर्थ के सेंटर में से जनरेट हो रहा है, इसलिए अर्थ एप्पल को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और उसका सेंटर एप्पल से सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में था. अर्थ का सेंटर नीचे ही आता है, एकदम अंदर ग्राउंड के अंदर. सो वो तो एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में होगा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर है. इसीलिए सभी ऑब्जेक्ट्स या फिर ह्यूमंस भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही गिरते हैं. आई होप दैट यू अंडरस्टूड व्हाई दे डू नॉट फॉल हॉरिजॉन्टली और slanting. I hope that you understood what Sir Isaac Newton told. So ये था उनका एक कंक्लूजन अबाउट ग्रेविटेशन. अब हम लोग थोड़ा आगे और पढ़ते हैं उन्होंने क्या क्या हमें बताया. सो हियर देयर इज़ अ डायग्राम. नाउ यहाँ पर फॉलिंग एप्पल भी है, वहाँ पर सर आइजैक न्यूटन भी बैठे, देखो ट्री के नीचे, उन्हें प्रणाम करो. फिर वहाँ पर मून को भी दिखाया है इस फिगर में. यहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन भी दिखाई है जो कि सीधा यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं डायरेक्टली इट इज़ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस फिगर दैट व्हाट सर आइजैक न्यूटन टोल्ड. सो इट इज़ डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड टूवर्ड्स हियर, दैट इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, सो नाउ लेट्स रीड व्हाट सर आइजैक न्यूटन टोल्ड. Figure 1.1 on the left shows an apple tree on the earth. The force on an apple on the tree is towards the center of the earth.
that is along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. So the force on an apple on the tree is towards the center of the earth. जो center है अर्थ का उसके वहाँ पर वो एकदम परपेंडिकुलर है. आप देख सकते हो ये लाइन एकदम परपेंडिकुलर, along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. यहाँ पर हम लोग को इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है इस फिगर में, बट इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, द पोजिशन ऑफ द एप्पल. So the figure also shows the gravitational force between the earth and the moon. The distances in the figure are not according to scale. Gravitation, circular motion and centripetal force, Kepler's law, Newton's universal law of gravitation, acceleration due to gravitational force of the earth, free fall, escape velocity. These are all the topics that we are going to study in this chapter. Now you will be thinking why I kept these topics here, why I didn't told you in the starting only, because I was just starting with the basic of gravitation. Now I am introducing you the topics now. So because we have done something related to gravitation, we have done some basics also. Now we are going to start with the main part. So अभी हमने देखा कि यहाँ पर इस फिगर में एग्जाम्पल मून देख सकते हैं आप हम लोग. अब मून जो है वो अर्थ के सेंटर से भी परपेंडिकुलरली ऊपर फ्लोट अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर रहा है. ओके, सो वो भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से उसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है, बट वो गिर नहीं रहा. क्यों? क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी इतनी उसकी जो हाई वेलोसिटी उसके वजह से वो अपने आप को वहाँ पर मेंटेन कर पा रहा है और उसका एक ऑर्बिट बन जाता है. जो जिस ऑर्बिट में वो रहता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, और वो इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर ओनली. मून भी अर्थ सेंटर के तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है. न्यूटन थॉट दैट इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स ऑन एप्पल्स ऑन द ट्री एट डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, can it also act on objects at even greater heights much farther away from the earth, like for example the moon? Can it act on even farther objects like the other planets and the sun? So न्यूटन ने सोचा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अगर एक एप्पल पे काम कर रहा है तो फिर क्या वो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट जैसे कि मून पे काम कर सकता है? कैन इट इवन एक्ट ऑन द अदर प्लैनेट्स और द सन? उन पे भी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इतना काम करेगा? इफ विल इट वर्क? सो उसने ये सब क्वेश्चंस थे उसके माइंड पे. सो एक्चुअली द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ because of the gravitational force of the earth, which is attracting towards it. Which is attracting the moon towards it. Even apple fall down because of the gravitation. Now let's go forward. We will learn about motion and force. Now you all will be knowing about what is motion and what is force. You all know that when a force is applied, then a body comes in motion or a body in motion stops because of the force, due to the force applied. So a force is necessary to change the speed as well as the direction motion of an object. So एक force हमेशा necessary होता है to change the speed and the direction of an moving object or a motion of an object. Okay, ये याद रखना. ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था. अब हम लोग कुछ बड़ा सीख रहे हैं. Now we are going to learn something important, centripetal force. Now please concentrate because it is a very important topic and it can be asked as define centripetal force. So listen it very carefully. So what is centripetal force? Centripetal force, इसे समझने के लिए ना हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, हम लोग पहले वो एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद हम लोग इसके बारे में डेफिनेशन ये सब पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे. यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने के लिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल हमने क्या किया है, वी हैव टाइड अ स्टोन टू अ स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग हमारे हाथ में एक धागा और उसे स्टोन को ऐसे लपेट दिया है. उसके बाद हमने क्या किया है, उसे ऐसे गोल गोल ऊपर हाथ में लेके गोल गोल घुमाया. तो आपने क्या देखा है, वो जो है
जो स्टोन वो गोल गोल घूम रहा है, लेकिन वो ऐसे बंधा हुआ है इसकी वजह से वो उसी ऑर्बिट पे घूम रहा है जैसे हम घुमा रहे हैं। और वो इस यहाँ पर वो जो धागा यानी कि जो हमारे हाथ में बंधा हुआ है, हाथ में पकड़ कर रखा है, वो उसके लिए सेंटर है, क्योंकि वहाँ से वो हम उसे घुमा रहे हैं। सो वो उसके सेंटर के आसपास ही गोल गोल घूम रहा है और वो अपने सेंटर के पास आने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने डायरेक्टली अगर ज़ोर से घुमा रहे थे और आप अचानक से रोक दिया तो वो आपके हाथ पे भी आ जाएगा, सेंटर तक पहुंच भी सकते हैं वो फोर्स की वजह से। और अगर आपने एकदम ज़ोर से घुमाया और वो अगर उस जगह से छूट गया, धागा टूट गया, तो वो सीधा जाके नीचे गिरेगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। सो ये हमने किया, तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आता है कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर फोर्स दैट इज़ अ सेंटर सीकिंग फोर्स, मतलब एक फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट के में होता है वो सेंटर की तरफ, इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर हमने क्या किया था, वी हैड टाइड अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, वी हैड टेकन द अदर एंड इन आवर हैंड and rotate the string so that the stone moves along a circle as shown in the figure. Are you applying any force on the stone? In which direction is this force acting? How will you stop this force from acting? What will be the effect on the stone? That all we discussed now. As long as we are holding the string, we are pulling the stone towards us, that is towards the center of the circle. Okay, जब तक हमने उसके हाथ में वो दो हमारे हाथ में वो जो धागा था तब तक वो उसके लिए सेंटर था, वो स्टोन के लिए जो घूम रहा है, और हम उसे अपनी तरफ खींच रहे थे, एंड वी आर अप्लाइंग अ फोर्स टूवर्ड्स अस. The force stops acting if we release the string. In this case, the stone will fly off along a straight line which is the tangent to the circle at the position of the stone when the string is released. So अगर हमने उसे छोड़ दिया, वो धागे को छोड़ दिया हमारे हाथ से, तो जब ऐसा होगा तब जो हमारा जो ये स्टोन है वो टैंजेंट ऑफ द सर्कल यानी कि एग्जैक्टली सीधे डायरेक्शन में, एग्जैक्टली स्ट्रेट डायरेक्शन में जाके वो गिरेगा. It will go exactly in straight direction, and then because of gravitation it will it will fall vertically downwards. So are you understanding what I am explaining you? कि वो tangent to the circle means exactly straight direction to the circle, किसी भी position से वहाँ से एकदम सीधा. I will explain you with the figure of this stone when the string is released, because that is the direction of its velocity at that instant of time. So you may recall that we have performed a similar activity previously, in which a 5 rupee coin kept on a rotating circular disc flies off the disc along the tangent to the circle. So this activity we had also done a similar activity like this in 9th standard. There was the activity of coin. I hope that you remember this. This is called the centripetal force. Centripetal means center seeking. What it means center seeking, that is the object tries to go towards the center of the circle because of this force. So ये जो object है वो it wants to go towards the center of the circle because of this force, and this force is called as centripetal force. And centripetal means center seeking. Remember this point, it can come as a question that what does the word centripetal means. It means center seeking. So मैं भी आपको tangent के बारे में बताता हूँ. मैंने आपको बोला था जैसे कि what is tangent, I will explain you. So see here. So here you can see the moon, you can see the earth. Now what happens? Now this moon is in a there is a centripetal force acting on moon, because of which it is revolving around the earth because it wants to go towards the center of the earth. So it is center seeking. So this moon, that is a satellite of the earth, is revolving around the earth because of the centripetal force, and it is attracted towards the center of the earth. I hope that you are understanding. But if its velocity increases too much and it gets away from this orbit, means if at that in the experiment, if we leave the string
then it will go towards this tangent of the circle. So this will also in the straight direction like this it will go. What I mean is, now it is revolving around a circular path, but if it gets away from the gravitational influence of the earth, then it will directly go towards in the straight direction in the space. In the space it will go straight only, whatever it comes in its way. So that is the tangent to the circle I am saying. So this way it happens. So now it's in the gravitational influence of the earth, that's why it is revolving around the earth. But if it gets away from the gravitational influence of the earth, then it will directly go towards the straight tangent to the circle, that is in the straight direction. This way it was explained. I hope that you understood what I explained to you. Now let's go towards the next topic. See, again I have given little bit a small diagram so that you get to understand it more better. So here see, there is a centripetal force acting. This is the axis, orbit and velocity, and this is the tangent. Can you see this? This is the tangent. After getting, it is going in the straight direction from the position. अगर वो यहाँ पर होता ना, तो यहाँ से वो अपने straight direction पे जाता. अगर यहाँ पर होता तो यहाँ से भी अपने straight direction में जाता. So जो position है उसके accordingly वो अपने directly tangent में जाएगा. After being away from the orbit. I hope that you understand what I want to say. So this is the orbit, axis, centripetal force acting, and the velocity. Now see this bangle. Now can you see this? Now in this, again I am showing you a small example that if when this is in movement, it also is doing the centripetal force. You can see that it is trying to get towards the center of the circle that is formed by it. You can see in the figure. So I hope that you understood with examples how many I gave you that what is centripetal force, because it's a very important concept. Because I am telling you a fact that the sun is all planets also are attracted towards the center of the sun, and all planets are revolving, that's why only around the sun. That is, centripetal force is the gravitational force only, we can say in normal language. हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि centripetal force और gravitational force ही एक जैसे ही है, but they can be different at some points. But ये जो sun है, it is also attracting all the planets around us, because of which all the planets are revolving around it in a particular orbit. वरना अगर सभी प्लैनेट्स एकदम स्ट्रेट जाते तो सभी प्लैनेट्स एक दूसरे से टकराते और ब्लास्ट हो जाता, कोलाइड करते. लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ द सन और द सेंट्रीपिटल फोर्स, these all planets are in a particular orbit and at a particular distance from each other, and they are being attracted towards the center of the sun. You know that the moon, which is the natural satellite of the earth, goes round in a definite orbit. The direction of motion of the moon as well as its speed constantly changes during this motion. Do you think some force is constantly acting on the moon? What must be the direction of this force? How would its motion have been if no such force acted on it? अगर ऐसा कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा होता तो उसका जो फोर्स होता वो it would be tangent to this circle. Do the other planets in the solar system revolve around the sun in a similar fashion? Yes. A similar force acting on them, what must be its direction? Yes, the similar force is acting on them, that is the centripetal force, and its direction is towards the center. From the above activity, example and questions, it is clear that for the moon to go around the earth, there must be a force which is exerted on the moon, and this force must be exerted by the earth, which attracts the moon towards it. Similarly, the sun must be attracting the planets, including the earth, towards itself. That only what I explained you now is given in this paragraph. Now we are going to do a very important topic of this chapter, Kepler's law.
Now you will be irritated because I am taking so many topics together only in one first part only. I am taking these topics together because these topics are related to each other. So we can complete it because there is a link. See, gravitation is related to centripetal force, and centripetal force is very related to Kepler's laws. Now, who was Kepler first? Let us get to know. So Kepler was a scientist. What is his full name? It's Johannes Kepler, and he was a German astronomer and mathematician. He started working as a helper to the famous astronomer Tycho Brahe in Prague in 1600. After the sudden death of Brahe in 1601, Kepler was appointed as the royal mathematician in his place. Kepler used the observations of planetary positions made by Brahe to discover the laws of planetary motion. He wrote several books. His work was later used by Newton in postulating his law of gravitation. So केपलर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी का काम न्यूटन ने डिस्क्राइब किया था. एक्चुअली व्हाट वाज हैपेंड, Johannes Kepler lived from 1571 to 1630 and at that time there was no equipments to ऐसे कुछ टेलीस्कोप्स नहीं थे फॉर वॉचिंग द प्लानिटरी मोशंस. फिर भी उसने सिर्फ आसमान में से आंखों से देखकर कुछ लॉस बनाए थे, बट वो उन लॉस को वो टाइम पे प्रूफ ना कर सका एविडेंस के साथ. इसीलिए उसकी जो थियरी थी उसको कोई एक्सेप्ट नहीं किया. बट आगे जाके जब न्यूटन ने वो सब उसकी थियरी पढ़ी, फिर न्यूटन ने उसे मैथमेटिकली प्रूफ करके एक अपना लॉ बनाया. सो उसने वही यूज़ किया अपने लॉ में. सो दैट इज़ द वे न्यूटन यूज्ड केपलर्स लॉ एंड केपलर्स लॉ बिकेम इम्पॉर्टेंट. नाउ लेट्स start with it. Okay, now let's start with it. Kepler's law. Planetary motion had been observed by astronomers since ancient times. Before Galileo, all observations of the planet were made with naked eyes. By the 16th century, a lot of data were available about planetary positions and motion. Johannes Kepler studied this data. He noticed that the motion of planets follows certain laws. So उसने नोटिस किया ये बातें. He stated 3 laws describing planetary motion. These are known as Kepler's laws. Now let's study the Kepler's law. Listen carefully. It's very important. It comes as a question in exam. Write the Kepler's law. First, before going to Kepler's law, you need to know what is an ellipse. Actually, an ellipse is the curve obtained when a cone is cut by an inclined plane. So can you see this is a cone here in front of you? Yeah, so this is a cone, this one is the cone. Yeah, and what is happening here? What is an ellipse? It is the curve obtained when a cone is cut by an inclined plane. So when you cut, this is the curve that is obtained when you cut it by, this is the inclined plane. So when a cone is cut by such an inclined plane, which is like this, slanting, when we cut it, then the circle obtained is called an ellipse because it is not a sphere. We all say that Earth is a spherical. It is spherical, but not exactly. Okay, and the orbit which is in which the Earth is revolving around the Sun is elliptical. Means it is little like this, tilted, you can say. Yeah, and it is like this. That is an ellipse, which is the an ellipse is the curve obtained when a cone is cut by an inclined plane. So when an inclined plane cuts a cone from this way, then the curve obtained, if it cuts the cone, then it will be divided into 2 parts. यहाँ पर ऐसे कट होगा, यहाँ पर तो एक सर्कल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा वो कट हुए पार्ट का, वही एलिप्स है. Can you understand what I am saying? I hope you understand. So here this is the ellipse. Okay, and you can see there the focus 1 and focus 2. F1 and F2 are the two focus, you can see, and P is a planet away from the focus 1. So here you can see that P, and I hope you know that what are the focal points. For this is F1 and F2, there are 2 focal points in a ellipse. Also
तो द सम ऑफ द डिस्टेंसेस टू द टू फोकल पॉइंट्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कांस्टेंट। मतलब ऐसा है कि द सम ऑफ द डिस्टेंसेस of the two focal points from every point on the curve is constant। कि ये इतना जो पार्ट है एक एलिप्स में, इतना कोई प्लैनेट अगर ट्रैवल करेगा तो ये जो डिस्टेंस है, और फिर अगर इतना ही डिस्टेंस वो यहाँ पर भी करेगा। दिस इज दैट ओनली आई दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो the sum of the distances to the two focal points from every point, यानी कि दोनों फोकल पॉइंट से ये जो पूरी एलिप्स है उसमें से कोई भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, उसका अगर हम लोग सम करेंगे, दोनों फोकल पॉइंट सम लेंगे, देन इट इज़ ऑन द कर्व इट इज़ कांस्टेंट। मतलब अगर आप F1 से जो डिस्टेंस है वही F2 से डिस्टेंस होगा वो पॉइंट का। जैसे कि P का F1 से इतना डिस्टेंस है तो F2 से भी उतना ही डिस्टेंस होगा। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से। नाउ लेट्स, अगर हम लोग इसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा। PF1 यानी कि ये PF1 ये जो यहाँ पर PF1 है ये डिस्टेंस, और अगर हम ये भी ले सकते हैं PF2, तो PF1 प्लस PF2 एंड BF1 प्लस BF2, B और F2 का जो डिस्टेंस उसको प्लस, विच विल बी इक्वल टू AF1 एंड AF2। आई यू अंडरस्टैंडिंग? A से F1 का डिस्टेंस प्लस A से F2 का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू P से F1 का डिस्टेंस और P से F2 का डिस्टेंस उनका प्लस इज इक्वल्स टू BF1 प्लस BF2। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन यू नाउ। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द Kepler's law fast। ओके, सो Kepler's law मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग उनके लिए साइंटिफिक लॉज देखेंगे जो लिखे गए। फर्स्ट लॉ उसका एक्चुअली है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकल। मतलब एक ये जो ऑर्बिट आपको सामने दिख रहा है एक प्लैनेट का, वो एलिप्स है विद द सन, और सन कोई भी एक फोकाई में होगा। ये एलिप्स के दो फोकाइस होते हैं, F1 और F2। अभी F1 और F2 में से कोई भी एक फोकाई पे सन होगा, और एक प्लैनेट के ऑर्बिट की कोई भी एक फोकाई, यानी कि जो ये एक एलिप्स है, दिस इज एन एलिप्स, तो ये एक ऑर्बिट है हमारे प्लैनेट का, बराबर। और ये इट इज़ अ एलिप्स एंड सन इज एट वन ऑफ द फोकाई। बस इतना ही है केपलर का फर्स्ट लॉ। हमको बोल रहे थे द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स एंड सन विल बी एट वन ऑफ द फोकाई, बस। सेकेंड इज द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी कि जो प्लैनेट, यहाँ पर समझ लो ये प्लैनेट, अभी ये द लाइन जॉइनिंग टू द प्लैनेट, ओके, दिस इज द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, इट विल स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स टाइम। मतलब वो अगर इतना डिस्टेंस स्वीप कर रहा है, इतने यहाँ से यहाँ आया, उतना ही डिस्टेंस फिर से यहाँ से आएगा, वो भी उतने ही टाइम में। इट विल नॉट बी इनइक्वल, अभी इस बार इतना ज़्यादा कर लेगा, इस बार इतना ज़्यादा कर लेगा, ऐसा नहीं होगा, ओके। वो इतना ही डिस्टेंस स्वीप करेगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम फ्रॉम ईयर टू ईयर एट एनी पॉइंट, जब वो यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा तब। सो द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, ओके, इट विल स्वीप इक्वल एरियाज, इतना आया, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इतना ही वो वापस स्वीप करेगा फ्रॉम द सन। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ इज द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the cube of the mean distance of a planet from the sun। So what it means is, जो स्क्वायर है उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि जैसे कि अर्थ कहाँ है, इट टेक्स 365 डेज फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो टाइम पीरियड है एक प्लैनेट का अराउंड द रेवोल्यूशन, सॉरी अराउंड द सन टाइम पीरियड, उसको जितना टाइम लगता है रेवोल्यूशन के लिए अराउंड द सन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यू नो दैट यू know that what is proportional, it is indicated by like this. So the time period t is directly proportional to what?
to the cube of the mean distance of a planet from the sun. तो वो जो planet है उसका sun से कितना distance है उसके cube, हम उसे ऐसे ले लेते हैं. So the square of the time period of revolution of the planet from the sun, around the sun is directly proportional to the cube of the distance, mean distance of a planet from the sun. I hope that you understood what the third law is stating. वो हम ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं. और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा कि अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा. डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसा होता है, इन्वर्स नहीं है ये. ओके, नाउ आई विल गिव यू दी. नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द points. First law, the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. मतलब एक planet का जो orbit होता है around the sun is the ellipse and sun उसमें से कोई भी एक foci पे होगा. Second law, the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. तो जो line अर्थ और एक planet और sun को join करेगी वो लाइन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही कवर करेगी और फिर से वही टाइम में वही डिस्टेंस कवर करेगी. एंड थर्ड लॉ ऑफ केपलर वाज द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन. Thus, if r is the average distance of the planet from the sun and t is the period of revolution, then we can express it like this, that t square is directly proportional to r cube. Okay, so I hope that you understood all the three laws of Kepler. If you have any doubts you can ask me in the comment section. And Kepler obtained these laws simply from the study of the positions of planets and which are obtained by regular observations. He had no explanation as to why planets obey these laws. We will see how these laws helped Newton in the formulation of his theory of gravitation. So in this video we will end here only because we have done a lot of part. We have also done Kepler's laws. Now we will continue in next video with the Newton's law. Thanks for watching. If you liked my video and if you understood, then please like this video and subscribe my channel for such videos.